हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग को आइस प्रिज्म प्लैनेट के कल्टीवेटर्स ने पकड़ लिया था, जहां पे उस प्लैनेट के दोनों ही लीडर ने लुओ फैंग को सीधे ही आइस प्रिज्म के अंदर कैद करने का डिसाइड कर लेते हैं। जहां पे लीडर कुई ने अपनी पावर को अनलिश करके आइस प्रिज्म को एक्टिवेट कर लिया था और वो तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके अपने हाथ को आगे बढ़ाती हैं और लुओ फैंग को अपनी तरफ खींचती हैं और उसे घुमा करके सीधा ही आइस प्रिज्म की तरफ करके उसे उसके अंदर ढकेल देती हैं। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से आइस प्रिज्म के अंदर गिर रहा होता है, मगर तभी लुओ फैंग बीच रास्ते में अपनी सुवु विंग्स को समन करके उन आइस की जंजीरों को वहीं पे तोड़ के रख देता है और सेफली जमीन पे लैंड करता है। जहां पे लुओ फैंग जमीन पे लैंड करते ही कहता है कि यहाँ की पावर मुझे बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस कर रही है और यहाँ का स्पेस बहुत ही बुरी तरीके से लगातार शेक भी कर रहा है। अजीब सी जगह है ये। तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग से कहती है कि मैंने यहाँ पे लार्ज स्केल डिटेक्टर को एक्टिवेट कर दिया है, मगर वो भी इस जगह पे सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। अभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि जाहिर सी बात है कि हम लोग आइस प्रिज्म के अंदर मौजूद हैं, जिसे सीलिंग ट्रेजर कहा जाता है और इसे बनाने के लिए स्टार सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ट्रेजर जल्दी काम करेगा। यहाँ तक कि अब मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पे गॉड किंगडम टेलीपोर्टेशन एरो को भी नहीं समन कर पाऊंगा। तभी लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से खुद के कनेक्शन को चेक करता है कि वो अभी तक उनसे कनेक्टेड है क्या नहीं। तभी वो बबाता से कहता है कि बबाता, एक अच्छी बात है कि हम वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। ये कहने के साथ वो आसपास की जगह को एक्सप्लोर भी करने लगता है कि आखिर आसपास में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। मगर यहाँ पे लुओ फैंग को काफी देर तक कुछ भी नजर नहीं आता है, मगर यहाँ पे लुओ फैंग फिर भी आगे बढ़ने के लिए डिसाइड करता है। मगर सडन लुओ फैंग को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई उसके आसपास में मौजूद है। यहाँ पे लुओ फैंग आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर सडन उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया था। लुओ फैंग तुरंत उड़ते हुए आसमान में जाकर के खुद को होल्ड करते हुए कहता है, आखिर यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई है जो कि मेरे पीठ पीछे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तभी लुओ फैंग अपने नीचे एक बीस्ट को देखता है जो कि असल में सोल डिवोरिंग बीस्ट होता है। लुओ फैंग उसकी सीक्रेट टेक्निक को देख के, यानी कि जिस तरीके से उसने छुप करके लुओ फैंग के ऊपर अटैक किया था, ये चीज यहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि रिवील करती है कि ये डीमन किलर क्लैन से बिलोंग करता है। वहीं पे वो बीस्ट दहाड़ मारते हुए लुओ फैंग के सामने अपीयर होकर के कहता है कि बहुत खूब, काफी जल्दी तुमने यहाँ पे मुझे पहचान लिया और मेरे स्नेक अटैक से तुम बच भी गए। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्या परफेक्ट टाइमिंग है, मैं 2 दिन से इधर उधर मंडरा रहा हूँ, मगर एक भी सिंगल सोल मुझे नजर नहीं आई जो कि मुझे यहाँ पे आइस प्रिज्म के अंदर गाइड कर सके। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने हाथों को फोड़ने लगता है, मगर यहाँ पे वो बीस्ट भड़क जाता है और गुस्से में आके कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी मौत को तुरंत ही चाहते हो। ये कहने के साथ वो तुरंत लुओ फैंग के ऊपर दहाड़ मारना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे लुओ फैंग अपनी बात को आगे बढ़ाता, वो बीस्ट तो जरा सा भी लुओ फैंग की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर के लुओ फैंग के पास आता है और खींच करके एक क्लॉ अटैक लुओ फैंग के ऊपर कर देता है। लुओ फैंग बहुत ही तेजी से सुवु विंग्स का इस्तेमाल करके उसके सारे ही अटैक को डॉज कर रहा होता है और भागते हुए कहता है कि बेवकूफ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और हम दोनों ही अभी जस्ट यहाँ पे मिले हैं और तुम लगातार मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। 2 मिनट रुक जाओ, बात करते हैं और बात करके इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। मगर वो बीस्ट लुओ फैंग के ठीक सामने आकर के उसके ऊपर ही क्लॉ अटैक कर देता है, मगर लुओ फैंग फिर भी उसके अटैक से बच जाता है। मगर वो बीस्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो लगातार लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही उस बीस्ट को सही मौका मिलता है वो फिर से लुओ फैंग के ही सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देख करके लुओ फैंग भी एकदम अलर्ट हो जाता है कि आखिर अब ये कहाँ पे गायब हो गया। मगर तभी वो बीस्ट लुओ फैंग के पीछे अपने मुंह को खोल करके आ जाता है और उसे सीधा ही निकलने वाला होता है। लुओ फैंग अपनी शुवु
विंग्स का इस्तेमाल करके खुद को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उस बीस्ट के दांत टूट जाते हैं और लुओ फैंग अपनी पावर को तुरंत अनलिश करते हुए उस बीस्ट के मुंह को वहां पे खोल करके रख देता है। मगर अब ये बीस्ट पगला चुका था, वो तुरंत वहां पे अपनी डिवोरिंग पावर को समन करता है और लुओ फैंग को वहां पे शक करने की कोशिश करता है कि बेटा आज मैं तुझे यहीं पे निगल लूंगा। मगर यहाँ पे लुओ फैंग को निगल पाना इम्पॉसिबल है। वैसे ऐसे दो कौड़ी के बीस्ट की तो बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। लुओ फैंग तुरंत वहां पे अपनी इनर बॉडी के अंदर बीस्ट गॉड को समन करता है और उन्हें तुरंत अपनी बॉडी से बाहर निकाल करके वो शॉर्ट फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करके सीधा ही उस बीस्ट के सर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जहां पे वो शॉर्ट सीधा ही जा करके काफ़ी तेज़ी से उस बीस्ट के हेड पे हिट करती है और उसे एक ही बार में पीछे ढकेल देती है। तभी लुओ फैंग वहां पे तुरंत एक सील स्टार को समन करता है और उसे बीस्ट गॉड क्लॉ में फ्यूज करके सीधा ही उस बीस्ट को ही अपने क्लॉ के अंदर फंसा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होता है बच्चे। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी मुट्ठी को जैसे ही बंद करता है वो बीस्ट की धज्जियां उड़ जाती है और वो मारा जाता है, जहां पे लुओ फैंग उसकी बॉडी को इरेज होता हुआ देख के कहता है कि धत तेरी की, ये तो सिर्फ एक क्लोन था उस डीमन बीस्ट का। ये कहने के साथ लुओ फैंग भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, मगर वो इस बात को इग्नोर करके बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी वहाँ पे बबाता लुओ फैंग की वर्ल्ड रिंग के अंदर से बाहर निकलती है और लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, ये सोल डिवोरिंग बीस्ट तो बड़ा ही चालाक निकला। अभी तक उसने कई बार तुम्हारे ऊपर अपने क्लोन से अटैक करा दिया है और वो यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता है, आखिर उसका प्लान क्या है। तभी लुओ फैंग कहता है कि यहाँ पे तुम सही कह रही हो, मैंने तो उसके ना जाने कितने क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मगर वो असल में उसकी रियल बॉडी कहाँ पे है ये हमें नहीं पता है। साथ में उसकी रियल बॉडी कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो लगातार इतने पावरफुल क्लोन्स को समन करके मेरे ऊपर लगातार अटैक करते जा रहा है, ये भी समझ पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। ये कहने के साथ लुओ फैंग कहता है कि बबाता, जब मेरे ऊपर नज़र उस कावू क्लैन के मेंबर की पड़ी थी तुम्हें याद होगा, रोज कल्टीवेटर ने मुझे देखते ही अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करना स्टार्ट कर दिया था और मेरे ऊपर वो टूट पड़ा था और मुझे लगा था कि ये पागल हो चुका है, जहाँ पे मैंने कुछ मूव्स का ही इस्तेमाल करके उसे वहीं पे हरा दिया था। मगर जब उसे पता चला कि वो यहाँ पे हार रहा है तो उसने तुरंत वहाँ पे खुद को ही डिस्ट्रॉय करना सही समझा, इसलिए उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन को ही कास्ट कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इन लोगों को ही अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। आखिर ये आइस प्रिज्म कैसी चीज़ है। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि तुम इन सबको बेवकूफ़ नहीं बल्कि पागल कहो, ये लोग तो एकदम साइको हैं जो कि ज़रा सा भी अपनी परवाह किए बिना अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, जैसे कि ये किसी चीज़ से पोजेस हैं। मगर तभी लुओ फैंग जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसके सामने से आसमान से एक आइस स्टोन बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरने लगता है, जिसे देख करके लुओ फैंग और बबाता वो दोनों ही उस स्टोन की तरफ बढ़ने लगते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। तभी बबाता उस स्टोन पे लिखावट को पढ़ के कहती है कि ये तो डीमन क्लैन की हैंड राइटिंग है लुओ फैंग, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि हाँ बबाता, मैं भी इस चीज़ को देख पा रहा हूँ और अगर इन सारे ही नामों को कैलकुलेट किया जाए तो आइस प्रिज्म के अंदर लगभग 12,000 इमॉर्टल फॉरेन रैलम के वॉरियर्स यहाँ पे कैद हैं और मेरे ख्याल से यहाँ का सिर्फ एक ही रूल है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही इस जगह से इन सब को हरा के बाहर निकलेगा। ये जगह नर्क से कम नहीं है। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि लुओ फैंग, तो यहाँ पे सरवाइव करने का सिर्फ एक ही चांस है तुम्हारे पास, वो चांस ये है कि तुम्हें यहाँ पे इन सब से फाइट करके इन्हें हराना होगा और तभी तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये तो एक और डेथ गेम है, यानी कि यहाँ पे मेरे टीचर जू शान की का असल मकसद था कि वो मुझे यहाँ पे भेजें और इनसे फाइट कराएं। मगर तभी वहाँ पे लुओ फैंग को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पे उसके ऊपर नज़र बनाए रखा है। मगर तभी वहाँ पे एक प्लांट लेडी आकर के लुओ फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है अपने
प्लांट रूट से। लुओ फैंग उन सारे ही रूट से खुद को बचाते हुए इधर उधर भागने लगता है और जैसे ही वो सारी ही रूट्स लुओ फैंग को चारों ही तरफ से घेर लेती हैं, लुओ फैंग अपने 6 स्टार सील को समन करता है और उनकी पावर को अनलिश करके एक ही बार में उन सारे ही रूट्स को खुद से दूर कर देता है एक ब्लास्ट के साथ। मगर यहाँ पे लुओ फैंग देखता है कि अभी भी वो पावरफुल प्लांट बीस्ट लुओ फैंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है, इसलिए लुओ फैंग तुरंत वहां पे अपनी 6 स्टार सील का इस्तेमाल करके उसे बीस्ट गॉड क्लॉ अटैक के साथ फ्यूज करता है और सीधा ही उस लेडी के ऊपर 6 स्टार बीस्ट क्लॉ अटैक कर देता है। मगर वो लेडी तुरंत उस अटैक को अपने करीब आने से पहले ही टेलीपोर्ट होकर के खुद को बचा लेती है। अब ये देख करके लुओ फैंग उसे दाएं बाएं ढूंढने लगता है, मगर वो लेडी लुओ फैंग के ठीक पीछे आकर के उसे अपने हाथों से दबोचने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग को पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग वहाँ पे यान शैन क्लैन की स्पेस सीलिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और तुरंत आसपास के स्पेस को ही वहीं पे सील कर देता है, जिसकी वजह से अब ये लेडी कहीं पे भी टेलीपोर्ट होके भाग नहीं सकती है। तभी लुओ फैंग वहाँ पे फिर से 6 सील स्टार को अपने बीस्ट गॉड क्लॉ अटैक के साथ फ्यूज करता है और सीधे ही उस लेडी के ऊपर काफ़ी पावरफुल बीस्ट गॉड क्लॉ अटैक दोबारा कर देता है। अब ये लेडी यहाँ पे टेलीपोर्ट हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से ये अटैक सीधे ही जाके उससे हिट करता है। एक ही क्लॉ अटैक में उस लेडी की बॉडी के धज्जियां उड़ जाती हैं, साथ में उसकी डिवाइन बॉडी 40% तक डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी बॉडी के टुकड़े हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं। मगर तभी लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर के गैलेक्सी हैंगिंग रिवर्स स्लैश अटैक सीधे ही उस लेडी के बॉडी के टुकड़ों के ऊपर कर देता है। जैसे ही लुओ फैंग ने ये किया था, वो सारे ही टुकड़े लुओ फैंग के स्लैश अटैक के अंडर आ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस लेडी की 70% डिवाइन बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तभी वो लुओ फैंग के सामने अपीयर होकर के जमीन पे गिर के कांपते हुए कहती है कि प्लीज मुझे मत मारना, बस मैं यहाँ पे सेंसर को हासिल करने आई थी वर्चुअल यूनिवर्स के, कि मैं बाहर की दुनिया में वर्चुअल यूनिवर्स से कनेक्ट होकर के अपने लोगों से बात करके यहाँ से निकल सकूं। प्लीज मुझे मत मारना, तुम जो भी कहोगे मैं वो करूंगी तुम्हारे लिए। तभी लुओ फैंग उसे गिड़गिड़ाता हुआ देख करके कहता है ठीक है, मेरे पास तो कोई भी सेंसर नहीं है, मगर यहाँ पे अगर तुम इस आइस प्रिज्म के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन देती हो जो कि मेरे लिए यूज़फुल होगा, तो मैं यहाँ पे तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। मगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूं। तो तुम्हें सोचना है कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। ये सुनकर के वो लेडी थोड़ा घबराती है, मगर वो उड़ती है और लुओ फैंग से कहती है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें बताती हूँ कि आखिर आइस प्रिज्म में किस किस तरीके के और कैसे कैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद हैं अपनी रैंकिंग के हिसाब से। ये कहने के साथ वो पावरफुल एक स्टोन पिलर को समन करती है, जिसके अंदर टोटल 863 एदियो के नाम होते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि इनमें से जो तुम टॉप 5 को देख रहे हो वो असल में आइस प्रिज्म के ओवर लॉर्ड हैं, जो कि असल में इस आइस प्रिज्म पे राज करते हैं। और ये आइस प्रिज्म 5 भाग में बटा हुआ है, सेंटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जहाँ पे इन पांचों ही लॉर्ड के पास अपनी अपनी टेरिटरी है और ये पांचों ही लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं। इनकी पावर इनविजिबल किंग लेवल की है और साथ में इनके जो नीचे रैंकिंग के 10 पावरफुल कल्टीवेटर हैं वो असल में 10 किंग के नाम से जाने जाते हैं इस आइस प्रिज्म के अंदर। और अगर आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं सीनियर, तो आपको यहाँ पे सभी को हराना होगा और तभी आप इस आइस प्रिज्म से बाहर निकल सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है, क्योंकि आज तक कोई भी इस पूरे ही आइस प्रिज्म को डोमिनेट करके उसका अकेला लॉर्ड नहीं बन पाया है। तभी लुओ फैंग उसी आइस क्रिस्टल पे बैठ के चाय पीते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड से अगर मुझे बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ पे फेस करना होगा कई सारे पावरफुल एनिमीज से,
जो कि असल में जिनकी पावर मेरे टीचर किंग जेन यान के ही इक्वल है। और ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी पॉइजनस स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, चलो फिर देख लेते हैं कि आखिर मेरे सामने कितने पावरफुल कल्टीवेटर्स आते हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि इस आइस प्रिज्म का एक रूलर बने, यानी कि वो मैं, जो कि अब इस पूरे ही आइस प्रिज्म पे राज करेगा और मेरे ही अंडर ये सब कोई होंगे। क्योंकि इसके अलावा इस वर्ल्ड से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अब मुझे इन सब को ही हराना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि कई सारे कल्टीवेटर लुओ फैंग को ढूंढ रहे होते हैं, जिनमें से दो कल्टीवेटर आपस में कहते हैं कि मैंने सुना है जो कि नया बंदा हमारे आइस प्रिज्म के अंदर आया है वो असल में एक ह्यूमन है। तभी उसका साथी कहता है कि अगर वो ह्यूमन है तो उसके पास ज़रूर सर्वर होगा वर्चुअल यूनिवर्स का, जिसका इस्तेमाल करके हम अपने लोगों से कनेक्ट होकर के यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं पे हम एक आइस लेडी को भी देखते हैं जो कि कहती है कि अगर वो ह्यूमन के पास सच में उस वर्चुअल यूनिवर्स का सर्वर होगा तो भाई साहब ये सब कुछ वर्दी है उसे हंट करने के लिए। मैं तो अपनी जी जान लगा करके उसे ढूंढ के निकालूंगी। और वहीं पे हम कुछ और कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि बेचारे काफ़ी देर से लुओ फैंग को ढूंढ रहे होते हैं अपनी डिवाइन पावर डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके, मगर फिर भी इतनी मेहनत करने के बावजूद वो लोग लुओ फैंग को अपने आइस प्रिज्म के अंदर कहीं पे भी ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं। वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिर उस बंदे को ज़मीन खा गई या फिर आसमान। वहीं पे लुओ फैंग ज़मीन के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि ये आइस प्रिज्म बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है और काफ़ी अकेलापन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है लुओ फैंग। और तुम्हें पता है बाहर के साइड में सारे ही कल्टीवेटर तुमको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे ह्यूमन रेस के वर्चुअल यूनिवर्स का सेंसर चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो अपने लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए लुओ फैंग अब तुम आगे क्या सोच रहे हो? और भला हो कि हमारे पास माइक्रो डिटेक्टर शील्ड है जिसका इस्तेमाल करके हमने खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है, जिसकी वजह से वो सारे ही कल्टीवेटर अपनी डिवाइन डिटेक्शन पावर का इस्तेमाल करके भी हमें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और शायद ना ही उनके बस की बात होगी जब तक तुम यहाँ से ना निकलो। तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि ये आइस प्रिज्म बहुत सारे पावरफुल वॉरियर से भरा पड़ा हुआ है जिनके खिलाफ मुझे फाइट करनी है, मगर मैं यहाँ पे खुद फाइट करने के लिए नहीं जाऊंगा बल्कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भेजूंगा और यहाँ रह करके मैं बीस्ट गॉड के स्टैचू को स्टडी करूंगा स्टार स्क्रोल का इस्तेमाल करके। जहाँ पे लुओ फैंग स्टार स्क्रोल को समन करता है और उसके अंदर से अब गोल्डन स्टार्स निकलने लगते हैं। लुओ फैंग वहाँ पे बीस्ट गॉड की स्टैचू को कास्ट करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे अपनी मेंटल फोर्स का इस्तेमाल करके बीस्ट गॉड की टेल के ऊपर पहले फोकस करूँगा और अपनी मेंटल पावर को इसके अंदर फ्यूज करके एक न्यू अल्टीमेट टेक्निक को क्रिएट करूंगा इस स्टार स्क्रोल का इस्तेमाल करके। तभी वहां पे लुओ फैंग स्टार स्क्रोल का इस्तेमाल करके वहां पे अपनी मेंटल पावर को बीस्ट गॉड की टेल के साथ फ्यूज कर देता है और अपनी न्यू टेक्निक का नाम 10,000 स्टार फॉर्मेशन स्क्रोल रखता है। और तभी लुओ फैंग चाओ सिटी के लॉर्ड यानी कि अपने टीचर से भी कम्युनिकेट करता है और वर्चुअल कॉल में ज्वाइन होकर के उन्हें सारी ही बात बताता है कि उसने अभी तक क्या किया है और कौन सी टेक्निक को यहाँ पे उसने बनाया है। जहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हारा ये जो मेंटल वेपन सीक्रेट टेक्निक है वो काफ़ी शानदार है, मगर यहाँ पे तुम्हें ओरिजिनल बैटलफील्ड के अंदर जा करके उन टॉप 10 किंग से फाइट करना चाहिए और अपनी इस टेक्निक को आजमाना चाहिए और फिर तुम वापस मेरे पास आना। आगे की बात मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। ये सुनकर के लुओ फैंग कहता है कि टीचर आप यहाँ पे जो कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। ये कहने के साथ वो उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का बीस्ट गॉड के पाथ को फॉलो कर रहा है और साथ में ये वॉरियर और मेंटल मास्टर भी बनना चाहता है, जो कि असल में दोनों ही अलग अलग कैटेगरी हैं। मगर यहाँ पे कितना भी पावरफुल एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो कभी भी ये डिसाइड नहीं करता है कि वो दोनों ही पाथ पे चलेगा, बल्कि वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ एक ही पाथ पे चलेगा। मगर इसने तो अपनी अटेंशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है,
जिसे अब समझ पाना और लर्न कर पाना इसके लिए बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। मगर ये देखने में अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर लुओ फैंग फ्यूचर में क्या करेगा, क्योंकि मेरा जो डिसाइबल है वो यकीनन काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे लगता है कि जो कारनामा किसी ने नहीं किया है वो कारनामा ये करके दिखाएगा। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे दोस्तों ख़त्म होता है। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोग अभी तक मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। ये वीडियो कैसी लगी आप भी कमेंट बॉक्स में मेरे नए व्यूवर्स रिव्यू दे सकते हैं। और आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो 1K लाइक 500 कमेंट्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।